चलिए, मेरी आवाज क्लियर है सबको? यस सर। हाँ सर। रिकॉर्डिंग भी हो रहा है अभी सेकंड सेकंड सेशन से, फर्स्ट वाला तो नहीं हो पाया। तो हम लोग पढ़ रहे थे, बार बार यूएनओ आ रहा था, तो यूएनओ हम लोगों ने स्टार्ट किया क्योंकि बहुत लोगों को यूएनओ के बारे में नहीं पता है। तो यूएनओ में हम लोगों ने देखा कि क्यों एस्टेब्लिश किया गया। अब यूएनओ में कितने ऑर्गन है वो हम लोग देख रहे थे। तो यूएनओ में पहला तो हो गया जनरल असेंबली, दूसरा हो गया सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा हो गया सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, फोर्थ वन है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल, मैं अभी टेबलेट भी आ गया है तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगा। ट्रस्टीशिप, TRUST, ट्रस्ट, ट्रस्टी शिप काउंसिल। उसके बाद है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और लास्ट वन है यूएन सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो कितने हो गए? 6 हो गए। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, 3 पहले से आपने पढ़ा था, चौथा ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और यूएन सेक्रेटेरिएट। क्लियर है? ये 6 ऑर्गन होते हैं यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो पहला वाला हमने पढ़ा था, जनरल असेंबली, जनरल असेंबली, तो जितने भी यूएनओ के मेंबर होते हैं, जो कि अभी मैंने लिखाया था आपको, कितने मेंबर हैं यूएनओ में, कौन बताएगा? 193। 5 वो मेन मेंबर, 25 वो सब टोटल मेंबर्स। जो है जनरल असेंबली के भी मेंबर होते हैं। तो जितने भी मेंबर यूएनओ में हैं वो सब के सब जनरल असेंबली के भी मेंबर होते हैं। एक और फैक्ट है, जो 193rd कंट्री है, जो सबसे लेटेस्ट है, वो है सूडान। सूडान जो यूएनओ को एक्सेप्ट किया है, वो सबसे लेटेस्ट है, 193rd। हो सकता है इसके बाद वाला भी हो या बाद में भी हो, तो आप इसको अपडेट करते रखिएगा। ठीक है, हो सकता है सूडान के बाद कोई अगर ऐड होगा तो वो आपको याद रखना है, एग्जाम में वो आता है। क्लियर है? जनरल असेंबली समझ में आ गया सबको? दूसरा जो है सिक्योरिटी काउंसिल, जो मैंने बताया था कि सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल जो है वो 15 मेंबर्स होते हैं। 15 मेंबर्स में 5 मेंबर जो है वो परमानेंट मेंबर होता है, परमानेंट मेंबर, और 10 जो है वो होता है नॉन परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर। तो सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर कितने होते हैं? 15। उसी 15 में से 5 जो है वो होता है परमानेंट मेंबर, जिसका आंसर शिवानी ने दिया था अभी। क्लियर है सबको? शिवानी ने अभी 5 मेंबर का नाम बताया था जिनके पास वीटो पावर भी था। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ दिक्कत? अब आते हैं यहां जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, ये इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है कि जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो कितने साल तक रहता है। तो नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो 2 साल के लिए चुना जाता है।
2 इयर्स के लिए जो है ये अपॉइंट होता है, और एवरी 2 इयर्स यहां पर न्यू कंट्री जो है वो आ जाते हैं, इसीलिए इसको टेम्परेरी या नॉन परमानेंट मेंबर कहते हैं। 2-2 साल पे जो है ये चेंज होता है। क्लियर है? यस सर। चलिए, अब उसके बाद जो सोशल इकोनॉमिक वाला है, इकोनॉमिक कहाँ है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो थर्ड वाला है, इसमें टोटल मेंबर जो है वो 54 है। 54 मेंबर्स है, ठीक है, 54 मेंबर्स है। और इसका जो है वो इलेक्ट कौन करता है? इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली। ये 54 मेंबर को इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा। इसका काम क्या है? सोशल इकोनॉमिक नाम में ही है, उससे रिलेटेड ये काम करेंगे। चलो, हम लोग सिर्फ उस पॉइंट को पिक कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछ रहा है, पूरा डिटेल में हम नहीं जा रहे, ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ रहे हैं। अब चलते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में जो एग्जाम में पूछ रहा है, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो 1994 के बाद से इसको जो है सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, सस्पेंड कर दिया गया था, इससे रिलेटेड छोड़ दो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो पूछेगा, ट्रस्टीशिप वाले छोड़ दो। सेक्रेटेरिएट में चलते हैं। सेक्रेटेरिएट में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं है, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। सिक्स्थ वाला जो पॉइंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हाँ इसमें पूछा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें बार बार जो क्वेश्चन पूछा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है हेग में, HAGUE, हेग। ये एकदम याद कर लेना, कई बार पूछा है, जिसने मॉक लगाया होगा और जो एग्जाम दिया होगा वो उनको ये क्वेश्चन मिला होगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो हेग में है। और हेग का किस कंट्री का पार्ट है? तो नीदरलैंड का पार्ट है। हेग जो है वो नीदरलैंड का पार्ट। क्लियर हुआ? यस सर। इतना काफी है यूएनओ से रिलेटेड। हाँ पूछो सुप्रिया, क्या पूछ रही हो? कुछ नहीं सर, बस बता रही, हो गया लिख के। हाँ, तो यूएनओ से रिलेटेड जो बेसिक आइडिया, जिससे कि अब मैं यूएनओ बोलूंगा तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। हम चलते हैं जहां हम पढ़ाई कर रहे थे। टॉपिक था हमारा IMF। IMF में हमने बुलेट पॉइंट लिखा था पहला, कि ये जो है मेजर फाइनेंशियल एजेंसी है, किसका? यूएनओ का। दूसरा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में। अब अपन आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक का नाम था IMF। IMF का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC। कितने मेंबर हैं इसमें? IMF में 190 कंट्रीज है। 190 कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं। एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है इसका 1944 में। एस्टेब्लिशमेंट जो है, सॉरी, 1994 में। मिनट रुको।
वॉशिंगटन डीसी मेंबर हो गया 190 कंट्रीज, फॉर्म्ड इन, कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है तो 1944, एक मिनट, 1944 में। और ये अपना काम धंधा इन्होंने स्टार्ट किया था, स्टार्टेड ऑन 27 दिसंबर 1945 को। और उस समय इसके पास जो मेंबर थे 29 मेंबर्स ने ज्वाइन किया था और इनका काम शुरू हुआ था। ठीक है। अब इनके पीछे जो हिस्ट्री है, मेनली इनका जो काम था वो था रिगार्डेड एज द ग्लोबल ग्लोबल लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी इसको बोला जाता है। मतलब क्या है कि ग्लोबली अगर किसी को पैसे की जरूरत हो तो वो कहां पर जाएगा, लास्टली लास्ट रिजॉर्ट है उनके पास आईएमएफ, इसके बाहर कोई नहीं है। तो ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आईएमएफ है वो ग्लोबल लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है। अगर आपसे पूछता है कि ग्लोबल लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसको बोलते हैं तो दैट इज आईएमएफ, क्योंकि आईएमएफ में लेंडिंग से रिलेटेड कोई भी इशू होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो वहीं पर इशू सॉल्व होगी और उसके अलावा और कोई नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन वही है। जैसे हमारे यहाँ लास्ट ऑप्शन बैंकों के पास क्या होता है, आरबीआई के पास जाना, उसी हिसाब से आरबीआई जो है वो लास्ट रिजॉर्ट होता है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है जो आपसे पूछेगा, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, इसी से रिलेटेड है। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो है वो 1944 में हुआ था और इसी कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया था कि हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बनाएंगे आईबीआरडी और दूसरा हम फॉर्म करेंगे आईएमएफ। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है कि जो आईएमएफ है उसका एस्टेब्लिशमेंट किस कॉन्फ्रेंस के तहत हुआ था या किस कॉन्फ्रेंस में इसकी रूपरेखा जो है वो तैयार की गई थी, तो दैट इज ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो है वो कहां पर हुआ था, तो ब्रिटेन वुड एक जगह है, कहां पर है ये जगह है यूएसए में, अमेरिका में एक जगह है ब्रिटेन वुड, जहां पर ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। और उसी कॉन्फ्रेंस में दो एजेंसी जो है वो बनाए जाने की बात पर चर्चा की गई, एक है आईबीआरडी, दूसरा है आईएमएफ। आईएमएफ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, आईबीआरडी क्या है उसको भी लिख लीजिए। आईबीआरडी है इंटरनेशनल, Bank for Reconstruction Development. वेरी गुड, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी, जिसको आप वर्ल्ड बैंक के रूप में जानते हैं। यही आईबीआरडी जो है अभी क्या हो गया है, वर्ल्ड बैंक हो गया है, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये है आईबीआरडी। ठीक है, तो अब यहां पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है कि ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से कौन सी दो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एस्टेब्लिश की गई थी, तो फिर हो जाएगा आईबीआरडी, दूसरा हो जाएगा आईएमएफ, ये याद रखना है आपको। आईएमएफ का जो मिशन है वो लिख लीजिए, क्या मिशन है भाई, आईएमएफ का मिशन है सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पहला। दूसरा लिखना फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, तीसरा लिखना रिड्यूस पोवर्टी, पोवर्टी को रिड्यूस करना, चौथा प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये चार आपको याद रखना है जो इनका मिशन है। क्या क्या है, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दूसरा है फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड,
तीसरा है रिड्यूस पॉवर्टी, चौथा है प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी जो है आईएमएफ की जो एमडी है उसका नाम क्या है, किसी ने पढ़ा है? आईएमएफ की जो एमडी है, नहीं पढ़े हैं तो लिख लीजिए। इसकी जो अभी एमडी है उसका नाम है KRIS, क्रिस्टेलीना, क्रिस्टेलीना जॉर्जीवा, जॉर्जीवा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हम लोगों ने देखा आईएमएफ से रिलेटेड। अब चलते हैं सर ILO। हाँ उपानंद। सर और ये वर्ल्ड बैंक का फिर वो अजय बंगा है ना, इंडियन। हाँ वर्ल्ड बैंक अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, मैं तो जस्ट वो ब्रिटेन उड़ा है इसलिए लिखा है। अच्छा अच्छा। हम लोग आईएमएफ पढ़ रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, क्रिस्टेल तुमको पता है तो बता दो, लिखा देते हैं सबको। क्या बोल रहे हो? सर वही वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है, 14th प्रेसिडेंट है अजय बंगा। हाँ भाई सब लोग लिख लीजिए, ये अपना आदमी है अजय बांगा, मतलब इंडियन ओरिजिन, नाम सही लग रहा है। तो ये वर्ल्ड बैंक के हैं, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं ILO। ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यस, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल पुष्पा, है ना? ट्रेलर देख लिया सब लोगों ने पुष्पा का? इंटरनेशनल ऐसे बोलता है ना। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये जो है कब बना है भाई? फाउंडेड इन अक्टूबर 1919, ठीक है, बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सैलीज, वर्साइलीज। ठीक है, एक जगह है जर्मनी में वर्सैलीज, वहां पर एक ट्रीटी की गई थी, संधि की गई थी, जर्मनी के साथ की गई थी ये, जर्मनी के साथ की गई थी। कहानी ऐसा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो जर्मनी वाला खेमा होता है, जो गुट होता है, जर्मनी वाला जो खेमा है, वो लोग क्या होते हैं, हार जाते हैं। तो फिर ब्रिटेन वाला जो गुट है वो लोग क्या करेंगे, ट्रीटी करेंगे। उन लोगों ने ट्रीटी की थी जर्मनी के साथ, और जर्मनी को पूरी तरह से नेस्ते नाबूद कर दिया था, खत्म कर दिया था, पूरी तरह से उसको बर्बाद कर दिया था, इसी ट्रीटी के तहत बर्बाद किया था। तो जो शर्मनाक ट्रीटी की गई थी जर्मनी की, यही सबसे बड़ा कारण था जर्मनी में हिटलर का राइज करने का। जो हम लोग हिटलर पढ़ते हैं तो कहते हैं कि अगर ये ट्रीटी नहीं हुई होती, वर्सलाइज की ट्रीटी जर्मनी के साथ, तो शायद हिटलर को उतना ये नहीं मिलता, लोगों का प्यार नहीं मिलता। हिटलर ने देखा कि लोग जो है शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, और उसका फायदा उठा के जो एक सोल्जर होता है, हिटलर जो है जर्मनी में क्या होता है, एक छोटा सा सोल्जर होता है, और वहां से वो मिलिट्री हेड बनता है, और फिर धीरे धीरे पूरे जर्मनी को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए जो मेन जो कारण है वो है यही ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। क्लियर हुआ? अरे कुछ लोगों को पता ही नहीं चला कि वही सेम लिंक है। सो ये वर्साइल्स फ्रांस में है, जर्मनी में नहीं। जर्मनी में नहीं, नहीं नहीं, जर्मनी के साथ ये वर्सलाइज हाँ, की थी। जर्मनी के साथ ट्रीटी था सर, हाँ है फ्रांस में मतलब। हाँ। अरे ये क्या बोल रहे, इससे ज्वाइन नहीं हुआ। नेरुल वाला क्या है, उपानंद तुम हो क्या उस ब्रांच में? मैसेज आ रहा है, हाँ सर। लिख दो भाई, आ सर रहा वो है, क्लास खत्म भी गौरव हो। है क्या सर?
क्या? वो गौरव है क्या जिसको ज्वाइन जो नहीं कर पा रहा है? पता नहीं ना मुझे। एक सेकंड सर, मैं मैं मीटिंग मैं करता हूँ। मीटिंग में हमारे हूँ मैं ग्रुप सर। वाले में ही आ रहा है। नेरुल वाला सर बच्चा सब मीटिंग में आता हूँ नहीं है मैं। ना रेगुलर। हेलो। हाँ भाई, गौरव। गौरव तो हाँ आ सर, गया। हूँ मीटिंग में। गौरव तो है मीटिंग में। तो फिर कोई अच्छा और अच्छा। होगा। जो रेगुलर हैं वो तो आ जाएंगे, जो नए आए होंगे उनको दिक्कत हुआ होगा। ठीक है भाई, तो हम स्टोरी इसलिए सुना रहे थे जिससे आपको याद रहे। तो यही ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो है उसके कारण आईएलओ का निर्माण हुआ था। ठीक है। आईएमएफ के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं आईएलओ। इसमें कितने मेंबर हैं? 187। इसमें है टोटल 187 मेंबर्स। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है। इसका टास्क जो है, क्या टास्क है भाई? तो क्रिएशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एम्ड एट सॉल्विंग सोशल लेबर इश्यूज। तो जो लेबर का इश्यूज वगैरह है उसको सॉल्व करना इनका टास्क है आईएलओ का। ठीक है। इन्होंने क्या किया है, एक सेट किया हुआ है स्टैंडर्ड। इन्होंने एक स्टैंडर्ड भी सेट किया है और एडॉप्ट भी किया है। एडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड तो लेबर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है इंटरनेशनल लेवल लेवल पे, तो वो आईएलओ जो है वो उसको देखती है। तो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? यहाँ पर कितने मेंबर हैं? 187 मेंबर है। हेडक्वार्टर किधर है? स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। ये कब बना था? 1919 में जो है ट्रीटी ऑफ वर्सलिज हुआ था, उसी समय इसका निर्माण किया गया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। ये पूरी कहानी थी आईएलओ की। अब चलते हैं फटाफट हम लोग वर्ल्ड बैंक की तरफ, जिसके बारे में हल्का फुल्का झलक जो है हमने पहले देख लिया है। वर्ल्ड बैंक के बारे में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है लोन, लोन देता है और ग्रांट देता है टू द गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड सॉरी लो लो एक मिनट, किसको देगा ये? लो एंड मिडिल मिडिल इनकम कंट्रीज। जो भी गरीब कंट्री है, जिनका जो है लो और मिडिल इनकम है, उनको ये क्या प्रोवाइड कराएगा? लोन देगा और ग्रांट देगा। ये इनका नाम है, ये इनका काम है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये जो वर्ल्ड बैंक है ये जनरली कलेक्टिव नेम ऑफ IBRD एंड IDA। ये दो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, IBRD और दूसरा है IDA। इन दोनों को मिला के ही बना है, क्या बना है? वर्ल्ड बैंक। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, वर्ल्ड बैंक जो है वो किन दो ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर बनाया गया है? तो वो है IBRD। IBRD का फुल फॉर्म कौन बताएगा? गौरव बताओ, क्या होता है IBRD का फुल फॉर्म? बताया है मैंने। गौरव बताइए। योगिता। हाँ गौरव बताओ जल्दी।
बाद में ज्वाइन किया क्या गौरव? चलो उपानंद तुम ही बता दो। सर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वेरी गुड, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अच्छा, अब यहां पर आईडीए नया है, इसके बारे में लिख लीजिए। दिस इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है आईडीए, जिसमें 174 मेंबर हैं। 174 मेंबर है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन में। और आईबीआरडी जो है इसमें है 189 मेंबर। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि आईबीआरडी का या वर्ल्ड बैंक का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कौन से कॉन्फ्रेंस से हुआ था, कौन बताएगा? कौन सा कॉन्फ्रेंस? सेम कॉन्फ्रेंस जो आईएमएफ वाला है, बताओ अभी। मैंने थोड़ा सा हिंट भी दे दिया। सर वही ब्रेटन वुड। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। देखो ये भी कई बार पूछा है एग्जाम में, ब्रिटेन वुड, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको भी। एस्टेब्लिश एस्टेब्लिश्ड along with international monetary fund at 1944 ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में, जहां पर आईएमएफ के साथ साथ इसको भी एस्टेब्लिश किया गया था। फोकस क्या है इसका? सिंपल है, अभी हमने देखा भी है कि इनका काम क्या है, टू प्रोवाइड लोन्स। किसको देगा ये? डेवलपिंग कंट्री को देगा। डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्री है उनको ये लोन प्रोवाइड कराएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहां पर है भाई ये? अमेरिका में है, यूएसए में। अभी कौन है इसका प्रेसिडेंट? अजय बांगा। उपानंद इसी यही नाम बताए थे ना, अजय उपानंद। अजय बांगा सर। हाँ सर, अजय बांगा। कहाँ तुम चला गया? नहीं नहीं सर, वो पेन। वीडियो ऑफ करके सब लोग ना पहुंच जाते हैं किचन में। ठीक है, भूख लग जाती है, वीडियो ऑफ कर देते हैं और पहुंच जाते हैं किचन में मम्मी के पास कि चलो भाई भूख लग गई। नहीं, चलिए। तो इसका मेन काम क्या है? रिड्यूस करना पॉवर्टी, सब छोड़ दो, इतना काफी है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं जो है एकदम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। इतना कम से कम याद रखना है, कम से कम याद रखना है। मैक्सिमम जितना तुम ढूंढ सको गूगल से। गूगल गुरु है, इंसाइक्लोपीडिया है, विकिपीडिया है, जहां से आजकल तो चैट जीपीटी और ये सब भी आ गया है। तो तुम जहां से इंफॉर्मेशन ले सको। लेकिन कुछ चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूं, इतना पहले याद रखो। इसके अलावा जितना फैक्ट तुम याद रखोगे, स्टैटिक जीके कभी खत्म नहीं होता है। तो इसलिए पहले वो देख लेते हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं पहले वो याद कर लीजिए, उसके बाद जो आपको मन करे, जितना फैक्ट आपको इकट्ठा करना हो वो कर सकते हैं, लेकिन याद करने के बाद करना। चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स का फुल फॉर्म कौन बताएगा? तनुजा बताओ, तनुजा जगताप। नो आइडिया सर। हाँ, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है तनुजा? नहीं पता सर। तनुजा को नहीं पता है, कोई बात नहीं तनुजा। योगिता को पता है? योगिता, योगिता नहीं पता सर। नहीं वो पता है। शुभांगी, सर मैं बोलूं? शुभांगी रुको रुको रुको। यस सर। शुभांगी बताओ, ब्रिक्स ब्रिक्स का फुल ब्रिक्स फॉर्म। ब्रिक्स रशिया
ब्राजील ब्राजील, है। आर रशिया, फॉर रसिया है। इंडिया। आई फॉर इंडिया है। कौन सी? सी फॉर चाइना है। चाइना। और साउथ एस अफ्रीका। फॉर साउथ अफ्रीका है। लिख लीजिए बाकी लोग। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स जो अभी आप देख रहे हैं ये पहले ब्रिक्स नहीं था। पहले क्या था? इनिशियली ये था ब्रिक, इसमें एस नहीं था। और कब बनाया गया था? 2001 में। 2001 में ब्रिक बना था। और बाद में इसमें जो है एस आ गया था। एस कब आया था कौन बताएगा? 2008 2008 या 10? और 10। डाउट है। हाँ तो डाउट लिख लो। 2010 में साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है वो फिफ्थ कंट्री बनी थी। और उसके बाद ये हो गया ब्रिक्स। ठीक है। फर्स्ट समिट जो है ब्रिक का हुआ था 2010 में। नहीं पूछेगा, छोड़ दो। चलो अब चलते हैं हम लोग सार्क। SAARC। सार्क का फुल फॉर्म प्रजक्ता बताएगी। बताओ प्रजक्ता। प्रजक्ता। सार्क का फुल फॉर्म नहीं बताई। किरण, किरण बताओ। एक किरण है कि दो किरण है? एक ही किरण है। हाँ भाई किरण बताओ। सर सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लिख लीजिए बाकी लोग। किरण ने सही बताया। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा है। एग्जाम बहुत इजी होता है। फुल फॉर्म में बोल देगा आर फॉर, चार ऑप्शन दे देगा। आर मतलब क्या होता है? रीजनल। इसी हिसाब से आपको ढूंढ लेना है। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी जरूरी है। तो अब इसमें क्या है, रीजनल वर्ड आया है। तो यहां पर क्या होगा? जो रीजन है उस रीजन से संबंधित जो अगल बगल के लोग होंगे वही सब होंगे इसमें। तो इसको याद रखना है कि सार्क में कौन कौन सा कंट्री है और कौन कौन सा कंट्री नहीं है। तो इसको याद रखने के लिए छोटू सा इंडिया बना लो। इंडिया बना लोगे तो याद रहेगा। सर ब्रिक्स सिंबॉलिक। का हेडक्वार्टर नहीं होता है? अरे सब होता है, ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के तुम निकालो। ठीक मैं है। सिर्फ आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं, जिससे कि अभी आपको मैं होमवर्क दूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ इस तरह से पढ़ना है। ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग पॉइंट टॉपिक पे। ये है अपना इंडिया। लिख लिया। सबसे पहले चलते हैं हम लोग अफगानिस्तान में। तो पहला कंट्री है अफगानिस्तान। दूसरा कंट्री है इसके बगल में है पिचासपुर। पिचासपुर हो गया, है ना, पाकिस्तान। तीसरा अपन इंडिया वाले तो हैं ही। ठीक है। यहां पर एक कंट्री है जिसको बोलते हैं नेपाल। तो नेपाल भी आ गया। यहां पर एक कंट्री है जिसको बोलते हैं भूटान। तो भूटान भी इसका मेंबर है। ठीक है। उसके बाद यहां पर एक कंट्री है जिसको बोलते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भी आ गया। समझ में आ रहा है सबको? भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इंडिया हो, कितने हो गए? एक दो तीन चार पांच, छह हो गए। ठीक है। उसके बाद यहां पर
होता है श्रीलंका। थोड़ा सा ऊपर कर दिया मैंने, हालांकि रुको, नहीं तो तुम लोगों का भरोसा नहीं, तुम लोग भी उधर ही बना देगा। यहां पर है श्रीलंका, ठीक है, और यहां पर समुद्र में श्रीलंका से जस्ट नीचे मालदीव, ठीक है। ये सारे कंट्री जो हैं वो किसके मेंबर हैं? सार्क के मेंबर। अब देखो इंडिया का मैप बनाए हो ना, तो तुमको याद रहेगा, तुम भूलोगे नहीं। अफगानिस्तान से शुरू करना है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। अब यहां पर तुमको कंफ्यूजन क्या होगा? यहां पर एक कंट्री है, क्या नाम है उसका? कौन बताएगा? म्यांमार। म्यांमार। तो ऑप्शन में देगा कि कौन जो है वो इसका मेंबर नहीं है, तो म्यांमार इसका मेंबर नहीं है। म्यांमार की जगह मालदीव याद रखना है आपको। म्यांमार मालदीव में आप कंफ्यूज करोगे, इसीलिए, जिसको पहले वर्मा के नाम से जानते थे, ठीक है। तो अक्सर इसको नाम दे के आपको फंसाएगा। श्रीलंका तो देता ही है। तो कितने मेंबर हो गए? 8 मेंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मेंबर है सार्क में। मेंबर कंट्री याद रखना है सबको। सार्क का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है 1985 में। कहां पर हुआ है? ये हुआ है ढाका में। ढाका मतलब बांग्लादेश में। इसका जो सेक्रेटेरिएट है ये कहां पर है? काठमांडू में। काठमांडू किधर है भाई? नेपाल की ने, राज। ठीक है। फर्स्ट समिट इसका कहाँ हुआ था? तो वो ऑब्वियस है, ढाका में हुआ है, तो ढाका में ही हुआ होगा। फर्स्ट समिट 1985 में बांग्लादेश में हुआ था। बस हो गया। बाकी आप इतना देख लीजिए, फिर आप जो है अपना अपडेट करते रहिए। यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है? हम लोगों को पढ़ना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने कंट्री हैं, कब बना था, हेडक्वार्टर किधर है, और वो क्यों बनाया गया था। तो वो सब चीजें आपको एक तरह से नोट्स तैयार रखना है, धीरे धीरे करके तो हो जाएगा। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? नो नहीं। सर। तो अभी मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख रहा हूं, वो आपको लिखना है, और उसमें आपको खुद से नोट्स तैयार करना है, जैसे मैंने तैयार किया है। समझ में आ गया? जैसे आसियान है तो आसियान का फुल फॉर्म लिखेंगे आप। फिर आसियान कब एस्टेब्लिश हुआ वो लिखेंगे। आसियान का सेक्रेटेरिएट किधर है, हेडक्वार्टर किधर है, ठीक है, कितने मेंबर हैं आसियान में। आसियान पढ़ा है किसी ने? बताओ, आसियान में कौन मेंबर नहीं है? किसी ने पढ़ा है? हाँ ना, कोई बोले पहले। सर पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं है। तो मुझे बताओ, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इनमें से कौन जो है आसियान का मेंबर नहीं है? पहला, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, इंडिया। कौन जो है आसियान का मेंबर इंडिया नहीं से। है? क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम इंडिया। में। आंसर इंडिया। इंडिया। इज इंडिया। याद रखना, इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, यही है सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ।